नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में घुड़सवारी के दौरान मेरी और स्वप्निल की नजदीकी बढ़ गई थी। आज आप सुनेंगे कि मीठे पानी के सरोवर में मेरे डर ने हमें कैसे और करीब ला दिया। शिकायत या इच्छा। सरोवर के किनारे बैठकर मुझे बार बार स्वप्निल के साथ की गई सवारी याद आ रही थी। मैंने अपनी इच्छा को शिकायत की तरह जताया, काश मुझे अश्वारोहण आता होता तो आज मैं बेस्टी की सवारी अकेले करती। डबल क्लास। स्वप्निल ने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अगले दिन से सर्फिंग और हॉर्स राइडिंग दोनों की क्लास लगाने का प्रबंध कर दिया। उसने मेरी चिंता को भी नजरअंदाज कर दिया कि राशील क्या सोचेगी। स्नान की लालसा। स्वप्निल सरोवर में डुबकी लगाने चला गया। मैं भी मन ही मन लालसा कर रही थी। जब मैंने अपनी लाचारी प्रकट की, मैं कपड़े नहीं लाई हूँ, क्या करूँ, तो स्वप्निल ने अपने बैग से कपड़े, टॉवल और हाफ पैंट निकालकर मेरी पूरी तैयारी कर रखी थी। अर्ध पारदर्शी लाज। सरोवर में डुबकी लगाने के बाद मेरी टी शर्ट गीली होकर अर्ध पारदर्शी हो गई और शरीर से चिपक गई। लाज के कारण मैंने तुरंत स्वप्निल की ओर पीठ कर ली, जिसे स्वप्निल ने समझा और मुझसे दूर तैरने चला गया। सर्प का भय। तभी पानी में सरसराहट हुई। भय के अतिरेक में मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं तेजी से तैरते हुए आए स्वप्निल के गले लग गई। लुप्तप्राय सर्प और ज्ञान। स्वप्निल ने बताया कि वो गाटर स्नैक था जो लुप्तप्राय और गैर विषैला होता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि स्वप्निल को सर्पों के बारे में भी अच्छा ज्ञान है। नियोजित नजदीकी। कपड़े बदलते समय मैंने देखा कि स्वप्निल ने मेरे भीगे वस्त्रों को भी पिटू बैग में रखी वाटरप्रूफ थैली में रख लिया। मैंने सोचा, ये सब उसका पूर्व विचारित नियोजित काम लग रहा है। मेरे मन का अंतिम द्वंद्व सर्फिंग, घुड़सवारी और सरोवर, तीनों स्थानों पर संयोगवश मुझे स्वप्निल के गले लगना पड़ा है। मुझे अनायास ही बार बार स्वप्निल के गले लगना पड़ रहा है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या क्या स्वप्निल जानबूझकर मुझे करीब लाने की योजना बना रहा है, और क्या मैं इस नियोजित प्रेम जाल में फंस चुकी हूँ? लाज, डर और स्वप्निल की सुघड़ शैली। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 43, सर्प का डर, हॉर्स राइडिंग क्लास और मीठे पानी में पहला आलिंगन। स्वप्निल ने अपने पिठू बैग में से 6 कीनू निकाले हैं। उसने ये कीनू मुझे रेंच में घुमाते समय पेड़ से तोड़े हैं। हम कीनू खाते हुए बार बार एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा रहे हैं। मुझे रह रहकर बेस्टी पर उसके साथ की गई सवारी का स्मरण आ रहा है। काश मुझे अश्वारोहण आता होता तो आज मैं बेस्टी की सवारी अकेले करती। मैंने साथ घुड़सवारी के आनंद को छुपाते हुए इसे अपनी विवशता की तरह प्रकट किया है। स्वप्निल ने समझा जैसे मैं शिकायत कर रही हूँ। सॉरी वाणी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, उसने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है। मेरे कहने का आशय यह नहीं है, मैंने पलके झुकाए रखते हुए बताया है। आप चाहती हो तो मैं सोमवार से ही आपकी अश्वारोहण की कोचिंग की व्यवस्था कर देता हूँ। स्वप्निल के मन में जैसे पहले ही यह प्रस्ताव रहा है। सर्फिंग और हॉर्स राइडिंग दोनों एक साथ कैसे हो सकेगा? मैंने अपनी रुचि और कठिनाई दोनों व्यक्त कर दी है। आपकी लगन देखकर मुझे ये संभव लग रहा है। आप निश्चित ही दोनों क्लास क्रमशः मॉर्निंग और आफ्टरनून में कर सकोगी। इसके लिए अलग से मुझे कुछ नहीं करना होगा। मुझे आपके लिए केवल एक ट्रेनर का प्रबंध करना होगा। मेरा परिचय एक अच्छी ट्रेनर से भी है, वो मुझे पुनः प्रोत्साहित कर रहा है। स्वप्निल ने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की है। उसने मोबाइल पर कॉल लगा लिया है। अगले 5 मिनट तक वह बात करता रहा है। कल से मेरी फ्रेंड लिली आपको अश्वारोहण सिखाएगी। वो और अब कार से साथ ही यहाँ आया करेगी और 2 घंटे सीखकर वापस लौटा करेगी। स्वप्निल ने तय कर दिया है। अब ये स्पष्ट हुआ है, मैं दिन भर व्यस्त हो जाने वाली हूँ। राशील क्या सोचेगी? वाणी आई और हर दिन अपने ही मन की करने में व्यस्त हो गई। स्वप्निल मेरी इस कठिनाई को समझना ही नहीं चाहता है। मैं चुप रही हूँ। मैं इस सरोवर तक आ ही गया हूँ तो मेरा मन कर रहा है कुछ डुबकियां इसके मीठे जल में भी लगा लूं। मुझे बताओ, आपको अकेले यहाँ बैठना उबाऊ तो नहीं लगेगा? स्वप्निल ने अपनी सहज इच्छा बताते हुए मेरी चिंता भी की है। नहीं, आप सरोवर में स्नान का आनंद लीजिए। मैं यहाँ बैठकर ही नितांत एकांत का आनंद उठाऊंगी। मन ही मन में स्वयं भी इस सुंदर स्वच्छ सरोवर में डुबकी लगाने के लिए लालायित हो रही हूँ। स्वप्निल ने एक पेड़ की आड़ में अपने वस्त्र चेंज किए हैं। उसने हाफ पैंट पहन लिया है। फिर उसने मेरी ओर हाथ हिलाते हुए दौड़कर सरोवर में डाइव लगाई है।
कुछ ही क्षणों में वो सरोवर की गहराई में पहुंच गया है। मैंने स्वप्निल की ओर से अपना ध्यान हटाया है। मैं चारों ओर फैले दृश्य में खोई रही हूँ। मुझे सरोवर में अटखेलियां करते और चहचहा रहे पक्षी बड़े सुंदर और मनभावन लग रहे हैं। अचानक ही मेरा ध्यान स्वप्निल पर गया है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं गहन चिंता में पड़ गई हूँ। कोई मिनट भर तक मैं व्याकुल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तभी सरोवर के मध्य में स्वप्निल जल सतह के ऊपर आया दिखाई दिया है। वो चित लेटा हाथ पांव चलाता हुआ तैर रहा है। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया है। स्वप्निल, स्वप्निल, मैंने पुकारा है। वाणी, क्या हुआ? वो पूछ रहा है। मेरा मन भी सरोवर में स्नान करने को कर रहा है, मगर मैं कपड़े नहीं लाई हूँ। क्या करूँ? मैंने अपनी लालसा और लाचारी प्रकट की है। स्वप्निल ने उत्तर नहीं दिया है। वह सरोवर से बाहर आया है। फिर मेरी ओर देखते हुए उसने अपना पिट्ठू बैग खोला है। सरोवर बीच में बहुत गहरा है। आप अधिक तैर नहीं पाती हो, अतः किनारे ही स्नान करना, उसने मुझे सचेत किया है। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी है। तब उसने मुझे एक टॉवल और एक हाफ पैंट और टी शर्ट दी है। मैंने एक वृक्ष की आड़ लेते हुए वस्त्र बदले हैं। फिर मैं स्वप्निल के पास वापस आई हूँ। तभी बेस्टी के हिनहिनाने की आवाज आई है। वो मूक हमारी ओर देख रही है, जैसे कह रही हो, आप दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। स्वप्निल मेरे आगे सरोवर में उतरा है। फिर उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया है। वो मेरे हाथ पकड़कर मुझे गाइड करते हुए मुझे सरोवर में उतार रहा है। वो मेरे पास ही गले तक पानी में सतर्क होकर खड़ा रहा है। 2 मिनट सरोवर में रह लेने और 3 बार डुबकी लगा लेने पर मुझे सुविधा अनुभव हुई है। इस बीच मैंने अपनी टी शर्ट देखी है। वह गीली होकर अर्धपारदर्शी हुई है। वह मेरे शरीर से चिपक गई है। मुझे इस रूप में स्वप्निल के सामने होने के यथार्थ बोध से लाज आई है। मैंने तुरंत ही स्वप्निल की ओर पीठ कर ली है। स्वप्निल मेरी ओर से आश्वस्त हुआ है। शायद उसने मेरी लज्जा को भी समझा है। शायद वो ये भी समझ रहा है, उसके पास होने से मैं सरोवर में स्नान का सहज आनंद निसंकोच होकर नहीं ले सकूंगी। वह तैरते हुए मुझसे दूर चला गया है। फिर मैं किनारे में ही कभी थोड़ा तैरती, कभी डुबकियां लगाती रही हूँ। मैं बीच बीच में चित होकर फ्लोट कर रही हूँ। इस स्थिति में मैं ऊपर आकाश एवं आसपास के पहाड़ जंगल को देखकर यहाँ के सौंदर्य का रसास्वादन करती जा रही हूँ। मैं भूल गई हूँ कि स्वप्निल भी आसपास ही है। तभी मेरे पास ही जल में सरसराहट सी अनुभव हुई है। आशंकित होकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। इसे सुनकर तेजी से तैरता हुआ स्वप्निल मेरे पास आया है। मैं भय अतिरेक में उसके गले लग गई हूँ। स्वप्निल, यहाँ कुछ है। मैं अत्यंत भयभीत हो गई हूँ। हम दोनों ने ऐसी स्थिति में ही आसपास दृष्टि दौड़ाई है। स्वप्निल को कुछ दिखाई दे गया है। उसने हाथ से पकड़कर उसे पानी में अपने से दूर उछाल दिया है। वाणी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्प है। अब देखो, वो आपसे दूर जा रहा है। मैं स्वप्निल के उठे हाथ की दिशा में देखने लगी हूँ। मैंने पाया एक लाल, सफेद और काले रंगों की धारियों वाला बड़ा सुंदर सर्प पानी में लहराता हुआ सरोवर की दूसरी दिशा में जा रहा है। ये देखकर मेरा भय दूर हो गया है। मैंने स्वप्निल को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया है। मैं लजा रही हूँ। स्वप्निल की दृष्टि से बचने के लिए मैंने अपने धड़ को पानी में डुबा लिया है। अब पानी के ऊपर मेरा सिर ही है। वाणी, यह गाटा स्नैक है। ये हमें दिखा, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। ये सर्प प्रजाति अब लुप्तप्राय है। गाटा ना तो विषैला होता है और ना ही यह हम पर हमला करने वाला होता है। इससे डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पाया जाने वाला रैटलर स्नैक ही विषैला होता है। स्वप्निल ने मुझे निश्चिंत करने के उद्देश्य से बताया है। स्वप्निल को सर्पों के बारे में भी अच्छा ज्ञान है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रही हूँ। फिर मैं जलाशय के किनारे आकर पानी से निकल गई हूँ। मेरे भीगे पैंट शर्ट में से झांकता रूप यौवन मुझे ही गर्वित करता लग रहा है। मैंने एक तरह से झपटकर टॉवल लिया है, उसे अपने शरीर पर लपेट लिया है। मैंने वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्र बदल लिए हैं। कुछ देर में स्वप्निल भी पानी से बाहर आया है। मुझसे बिना बात किए ही वो भी तुरंत टॉवल और वस्त्र लेकर वृक्ष की आड़ में चला गया है। मैं उसके निर्वस्त्र, गीले, ऊपरी धड़ का रूप दर्शन न करूं, वो मेरी ही भांति चाहता लग रहा है। अपने पूर्व वस्त्रों में वह वापस आया है। फिर उसने पिट्ठू बैग से एक वाटरप्रूफ थैली निकाली और अपने उतारे गीले वस्त्र उसमें रखे हैं। फिर खोजपूर्ण दृष्टि घुमाई है।
उसने एक तरफ रखे मेरे उतारे हुए भीगे वस्त्र देखे हैं। उन्हें भी उठाकर उसने उसी थैली में रख लेने के बाद उसे पिट्ठू बैग में रख दिया है। मैं गौर से ये सब किया जाता देख रही हूँ। मुझे ये सब उसका पूर्व विचारित नियोजित काम लग रहा है, अन्यथा पिट्ठू बैग में उसे मेरे लिए कपड़े रखने की आवश्यकता क्या है। उसने सरोवर में अपने स्नान करने की बात तो निश्चित ही सोची हुई है। मैं भी स्नान करने की इच्छा कर सकती हूँ, इस संभावना को भी उसने ध्यान में रखा है। वह सारी व्यवस्था के साथ आया है। उसकी दूरदर्शी, व्यवस्थित एवं सुघड़ शैली मुझे अनुकरणीय लग रही है। वाणी, क्या अब हमें रैंच पर वापस चलना चाहिए? वो पूछ रहा है। मैं विचारों में खोई हुई हूँ। मैं सी बीच एवं हॉज रैंच जैसे स्थानों पर स्वप्निल के साथ अकेली जाऊंगी तो ऐसा सब कुछ हो सकता है, यह मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए है। सफिंग के समय में, अश्वारोहण के समय में जैसे संयोग बने हैं, वैसा ही एक संयोग इस जलाशय में भी बना है। मुझे अनायास ही बार बार स्वप्निल के गले लगना पड़ रहा है। घोड़े पर तो एक प्रकार से मुझे उसकी गोदी में ही बैठ जाना पड़ा है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 43 वाणी की भावनात्मक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये दिखाती है कि कैसे वाणी अब केवल स्वप्निल के प्रेम को अनुभव ही नहीं कर रही, बल्कि उसके प्रयोजन को भी समझने लगी है। एपिसोड 43 की शक्ति और कथा विकास। योजनाबद्ध संयोग। वाणी की अंतिम मोनोलॉग, जिसमें वह सफिंग, घुड़सवारी और स्नान के समय में हुए संयोगों पर पुनर्विचार करती है, ये दर्शाता है कि उसका अपरिपक्व मन अब परिपक्व हो रहा है। स्वप्निल का वाणी के लिए अतिरिक्त कपड़े लाना और उसे स्नान के लिए प्रोत्साहित करना उसके विचारशील और दूरदर्शी स्वभाव को सिद्ध करता है। रोमांटिक चरमोत्कर्ष। सरोवर में सर्प के डर से वाणी का स्वप्निल को गले लगाना उनके बीच एक और अनायास आलिंगन का कारण बनता है। स्वप्निल का शांत और जानकारीपूर्ण स्पष्टीकरण वाणी के लिए उसकी सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। निर्णय का पुनर्विचार। वाणी के मन में यह विचार आना कि यह सब पहले से ही योजनाबद्ध था, कहानी को एक नया मोड़ देता है। यह उसके लिए स्वप्निल से विवाह न करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का एक आधार बन जाता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। सरोवर में भय के समय तीव्र चीख का प्रयोग करें। अंतिम मोनोलॉग में उसका स्वर गंभीर, चिंतनशील और जिज्ञासु हो, जिसमें एक नए संदेह का भाव हो। संगीत। सरोवर में स्नान के समय संगीत शांत और सुखद हो। सर्प के दृश्य में एक तीव्र और आश्चर्यचकित करने वाला ध्वनि प्रभाव, सरसराहट, चीख हो। अंतिम मोनोलॉग का संगीत धीरे धीरे रहस्यमय और चिंतनशील लगे, जो वाणी के नए विचारों को दर्शाता है। एपिसोड 43 समाप्त।